एपिसोड 11। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। वह दोनों औरत और आदमी गिड़गिड़ा रहे थे, पर डीजे और अर्थ को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पूरा सिंघानिया परिवार सदमे में था। राम सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, अर्थ, यह पागलपन बंद कीजिए। राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने एक नजर उनकी तरफ देखा भी नहीं। वह बस ख्वाहिश का चेहरा अपने सीने में छुपाकर उन दोनों औरत और आदमी को नफरत भरी नजरों से घूरकर देख रहा था। डीजे ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। दो बॉडीगार्ड ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया और एक बॉडीगार्ड छुरा लेकर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। कोई कुछ समझ पाता है? इससे पहले ही दोनों की जबान कटकर नीचे गिरी हुई थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था। सिंघानिया परिवार को तो ये सब कुछ सिर्फ मजाक लग रहा था, पर जब उनकी आंखों के सामने यह मंजर हुआ तो उन सब की जैसे जान हलक में अटक चुकी थी। आरती सिंघानिया तो अपने बेटे की तरफ देख रही थी, जिसके होठों पर इस वक्त एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अपने बेटे का ये रूप देखकर उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। अर्जुन सिंघानिया, राम सिंघानिया, आरती सिंघानिया, आलेख सिंघानिया, अनुज सिंघानिया, रेखा सिंघानिया, ईशा सिंघानिया सब अपनी आंखों को हैरानी से बड़ा करके यह मंजर देख रहे थे। वही विशाखा सिंघानिया तो सोफे पर बैठ गई थी। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। उन दोनों औरत आदमी की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और मुंह से खून। वह चिल्लाना चाहते थे, पर अब वह चाह कर भी ना चिल्ला सकते थे, ना बोल सकते थे। डीजे ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, मेरे शेर, मैंने तुम्हारी डिमांड को पूरा कर दिया। कुछ और करना है तो बता दो, वैसे भी काफी दिनों बाद कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है। डीजे की बात सुनकर राम सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, दिग्विजय जिंदल, मेरे घर से निकल जाओ। डीजे में राम सिंघानिया को घूरते हुए कहा, कितनी बार कहा है, दिग्विजय जिंदल सालों पहले मर चुका है। कॉल मी डीजे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं बस अपने प्यारे शेर से मिलने के लिए आया था। अगली बार से मेरे शेर को धमकाने के बारे में सोचना भी मत। उसके पीछे उसका ये दादा डीजे खड़ा है। कहते हुए डीजे ने अर्थ के पास आकर उसे हल्के से गले लगाकर ख्वाहिश के माथे पर किस करते हुए कहा, नन्ही शहजादी, मेरे शेर का ध्यान रखना और हमेशा उसके साथ रहना। डीजे के किस करते ही ख्वाहिश खिलखिलाकर हंसने लगी। उसके होठों पर चॉकलेट लगी हुई थी और इस वक्त वह बहुत क्यूट लग रही थी। अर्थ ने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे दो बॉडीगार्ड चाहिए। डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मेरा है वह तुम्हारा ही है, तुम्हें जो चाहिए वो मांग सकते हो। कहते हुए डीजे ने पलटकर अपने दो बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, आज से तुम सिंघानिया मेंशन में ही रहोगे। मेरे शेर को तुम्हारी जरूरत है। उन दो बॉडीगार्ड ने अपना सर हिलाया। डीजे ने सिंघानिया परिवार की तरफ देखकर एक क्रीपी स्माइल के साथ कहा, काफी कमजोर दिल के हो तुम सब लोग, बाय बाय, दुआओं में याद रखना। कहते हुए डीजे वहां से एटीट्यूड से जैसे आया था वैसे ही चला गया। डीजे के जाने के बाद आरती सिंघानिया, जो कि अब तक खुद को संभाल कर खड़ी थी, उन्होंने तेज आवाज में कहा, अर्थ, यह सब कुछ क्या था? कौन था यह आदमी और वह आपकी मदद के लिए क्यों आया था? आरती सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने उन्हें घूरते हुए कहा, मैं आपको ये बताना जरूरी है समझना मिसेज सिंघानिया, बस इतना समझ लीजिए कि वह जो भी थे मेरे लिए बहुत जरूरी थे और अपने परिवार को समझा दीजिएगा कि अगली बार से मेरी बेबी को मुझसे दूर करने की साजिश करने से अच्छा होगा कि वह मुझसे और मेरी बेबी से दूर रहे, वरना इस बार सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अगली बार पूरी फिल्म दिखाऊंगा और फिल्म रोमांटिक तो बिल्कुल नहीं होगी बल्कि हॉरर होगी। हॉरर फिल्म का मतलब समझती है ना आप? कहते हुए टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ सबको देखते हुए ख्वाहिश को लेकर किचन में चला गया, क्योंकि उसे ख्वाहिश के लिए खाने के लिए कुछ चाहिए था। वही सिंघानिया परिवार अर्थ का ये रूप देखकर सदमे में जा चुका था। राम सिंघानिया ने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ते हुए कहा, हमारा अर्थ इस आदमी को कैसे जानता है? ये सब कुछ क्या हो रहा है? अर्जुन अर्जुन सिंघानिया खुद सोच में थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उन्होंने धीरे से कहा, दिग्विजय अंकल तो सालों पहले इंडिया छोड़कर चले गए थे, फिर वह इस तरह से इंडिया में, और अर्थ उन्हें कैसे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पूरा परिवार सदमे में था। अर्थ को तो किसी से कोई मतलब ही नहीं था। वह ख्वाहिश को लेकर किचन में आ गया। घर के शेफ भी अर्थ से बहुत डरते थे। उसने सुबह ही शेफ को बता दिया था कि ख्वाहिश के लिए कुछ हल्का फुल्का बना दिया जाए। शेफ के सामने अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुमने मेरी बेबी के लिए कुछ बनाया? शेफ ने डरते हुए कहा, जी सर, हमने यह वेजिटेबल सूप और दलिया बनाया है जो बच्चों के लिए बिल्कुल हेल्दी और ठीक है, आप बेबी को ये खिला दीजिए। कहते हुए सर्वेंट ने एक प्लेट में दलिया और बोल में सूप दे दिया। अर्थ ने उसे घूरकर देखा और किचन के काउंटर पर ख्वाहिश को बिठाकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। ख्वाहिश नखरे करते हुए अपना चेहरा यहाँ से वहाँ घूम रही थी। अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुमने यह नहीं खाया तो मैं सारी चॉकलेट किसी और को दे दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनकर ख्वाहिश अपनी नीली नीली आंखों में गुस्सा भर के अर्थ को देखने लगी। उसने मुंह फूलते हुए कहा, बैड डेविल। कहते हुए वह चुपचाप अर्थ के हाथों से खाना खाने लगी। अर्थ ने उसे अच्छे से दलिया खिलाया और टिश्यू से उसका मुंह साफ करके उसे अपनी गोद में लेकर बाहर आ गया। सिंघानिया परिवार अभी भी अपनी जगह पर उसी तरह से खड़ा था। अर्थ सबको इग्नोर करके ख्वाहिश को लेकर गार्डन एरिया में चला गया।
आरती सिंघानिया ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ कीजिए, मेरा बेटा कौन से रास्ते पर जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह ऐसा तो नहीं था। आरती सिंघानिया की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह पहले से ही हमारी बात नहीं सुनता था और अब वह एक ऐसे आदमी के साथ कांटेक्ट में है जिसे दुनिया गैंगस्टर के नाम से जानती है। वह आदमी इंसान नहीं शैतान है। हमें किसी भी कीमत पर अर्थ को उससे दूर करना होगा। राम सिंघानिया चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों के सामने दिग्विजय जिंदल का मुस्कुराता हुआ चेहरा और उनकी वह कृपी मुस्कुराहट घूम रही थी। राम सिंघानिया ने गुस्से से कहा, बहुत गलत किया तुमने, पर कोई बात नहीं। राम सिंघानिया को अच्छे से पता है कि उसे अपने दुश्मनों के साथ क्या करना है और क्या नहीं। कहते हुए राम सिंघानिया बिना किसी पर ध्यान दिए वहां से अपने रूम में चले गए। उन्हें इस तरह से जाते हुए देखकर सिंघानिया परिवार के लोग हैरान हो गए, पर किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। सब लोगों को लग रहा था कि जरूर इतने सालों बाद दिग्विजय जिंदल को अपने सामने देखने की वजह से राम सिंघानिया परेशान होंगी, पर असल वजह कोई भी नहीं जानता था। अर्थ गार्डन में ख्वाहिश को नीचे उतरकर उसकी छोटी सी उंगली को पकड़कर उसे गार्डन में घुमा रहा था। ख्वाहिश ने अर्थ के हाथ को छोड़ा और गार्डन में उछल कूद करने लगी। वह कभी गार्डन की घास पर लेटती तो कभी मिट्टी के गोले बनाकर यहाँ से वहां फेंकती। अर्थ बस उसे मस्ती करने दे रहा था। ख्वाहिश इस वक्त पौधे के नीचे लगी मिट्टी को खुरेद रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। अर्थ बस प्यार से उसे देख रहा था। ख्वाहिश ने मिट्टी को अपने मुंह के पास लाकर उसे खाने की कोशिश की, तभी अर्थ दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। उसने ख्वाहिश के हाथ को नीचे करते हुए कहा, गंदी बच्ची, यह कौन खाता है। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपनी नीली नीली आंखों को झपकाते हुए कहा, हम खाते हैं, ये टेस्टी होता है। कहते हुए ख्वाहिश फिर से मिट्टी खाने की कोशिश करने लगी। अर्थ ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम बहुत शैतान हो, बदमाश, चलो मेरे साथ, फिर से नहलाना होगा, सारे कपड़े गंदे कर दिया तुमने। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश उसकी गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे अभी भी खेलना था। आखिर में ख्वाहिश के सामने हार मानकर अर्थ ने उसे नीचे उतार दिया। बारिश का मौसम होने की वजह से अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। पूरे गार्डन में ख्वाहिश यहाँ से वहां उछल कूद कर रही थी और अर्थ उसके पीछे पीछे घूमकर उसका ध्यान रख रहा था। गार्डन में मौजूद सभी सर्वेंट बॉडीगार्ड से देखकर हैरान थे। उन्होंने अर्थ को हमेशा अपने रूम में बंद देखा था। वह काफी कम लोगों को नजर आता था। वह क्या करता था और क्या नहीं किसी को नहीं पता था, पर आज उनके सामने अर्थ का एक अलग ही रूप नजर आ रहा था। इस अनजान बच्चों के साथ वह हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, खेल रहा था, उसका ध्यान रख रहा था। काफी देर बाद आखिर नन्ही सी ख्वाहिश थक गई और गार्डन की घास पर ही लेट गई। अर्थ ने उसके पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, मेरा बच्चा थक गया। ख्वाहिश ने अर्थ के सीने पर अपना सर रखकर क्यूट सी आवाज में कहा, हमें नींद आ रही है, हमें सोना है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ लेकर वापस मेंशन के अंदर आ गया। सभी लोग अपने अपने काम पर चले गए थे। अर्थ ने रूम में आकर ख्वाहिश को फिर से नहलाया और उसे अच्छे से कपड़े पहनाकर उसे बेड पर लेटा दिया। ख्वाहिश अर्थ की आंखों में देख रही थी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप हमारे कौन हो। ख्वाहिश का सवाल सुनकर अर्थ चुप हो गया। उसे खुद नहीं पता था कि वह कौन है। ख्वाहिश का उसे चुप देखकर ख्वाहिश ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, आप हैंडसम हो पर आप बुरे भी हो, तो फिर आप कौन हो। ख्वाहिश का सवाल सुनकर अर्थ ने उसके गाल खींचते हुए कहा, आप ही बता दो कि मैं कौन हूँ। ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप हैंडसम हो पर आप डेविल भी हो, आप डेमन भी हो, आप वैम्पायर भी हो। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ की आंखें छोटी हो गई। ख्वाहिश ने खुशी से तालियां बजाते हुए कहा, आप हैंडसम वैम्पायर हो ना। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ है उसके गालों को चूमते हुए कहा, मैं अर्थ हूँ तुम्हारा अर्थ। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने उसके गालों को अपने नन्हे नन्हे हाथों में भरते हुए कहा, तो फिर आप हैंडसम अर्थ हो। ओके, आप ख्वाहिश के हैंडसम अर्थ हो। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ बस मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उसने ख्वाहिश के चेहरे को देखते हुए कहा, चाहे पूरी दुनिया तो मैं मुझसे अलग करने की कोशिश क्यों ना करे, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं, चाहे फिर इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े। कहते हुए अर्थ में छोटी सी ख्वाहिश को अपने सीने पर लिटाया और उसके सर पर थपकी देने लगा। कुछ ही देर में अर्थ को ख्वाहिश की गहरी सांस से महसूस हुई। ख्वाहिश उसके सीने पर अपना सर रखकर सुकून से सो गई थी। अर्थ बस शिलिंग को घूरते हुए कुछ सोच रहा था। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाकर डीजे का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से डीजे ने कॉल उठाते हुए कहा, मेरे शेर, फिर से मेरी याद आ गई, बताओ क्या हुक्म है अपने इस डीजे के लिए। अर्थ ने ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आपने जो कहा था उसके लिए मैं रेडी हूँ। अर्थ की बात सुनते ही दूसरी तरफ से डीजे ने एक साइड होते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो ना। अर्थ ने ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखते हो, क्या मैं झूठ नहीं बोलता ना, मैं मजाक करता हूँ, तो आपको क्या लगता है। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने एक साइड होते हुए कहा, ठीक है, तो कल तुम्हें कहाँ आना है तुम्हें पता है ना, मैं कार भेज दूंगा। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने कहा, ठीक है। उसने कॉल कट करके ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, मैं कभी यह सब नहीं करना चाहता था, पर अब तुम्हारे लिए मैं ये सब कुछ करूंगा, सब कुछ। कहते हुए अर्थ के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। आज के लिए बस इतना ही।
एपिसोड 12। ही गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अर्थ अभी भी ख्वाहिश को अपने सीने पर सुलाते हुए कुछ सोच रहा था। कुछ ही देर में नन्ही सी ख्वाहिश सुकून से उसके सीने पर सो चुकी थी। अर्थ ने उसके माथे को चुमकर उसे अच्छे से बेड पर लिटाकर उसके इर्द गिर्द पीलों को सेट कर दिया और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने लैपटॉप के पास आकर एक वेबसाइट ओपन की और तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहद सख्त एक्सप्रेशन थे। कीबोर्ड पर किसी मशीन की तरह उंगलियां चल रहा था। जैसे जैसे उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। लगातार 1 घंटे तक लैपटॉप पर कुछ करने के बाद आखिर में अर्थ के होठों के कोने टेढ़े हो गए और उसने लैपटॉप को बंद कर दिया। इस वक्त दूसरी तरफ से उसका मोबाइल वॉच नहीं लगा। अर्थ ने कॉल उठाते हुए कहा हेलो। दूसरी तरफ से डीजे ने चिल्लाते हुए कहा और अपने सिक्योरिटी लॉक तोड़ दिया। डीजे के सवाल पर अर्थ ने कहा हाँ तोड़ दिया। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने एक्साइट होते हुए कहा पर आपने तो कहा था कि आपको 2 दिन का वक्त लगेगा। अर्थ ने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा क्योंकि उस वक्त मेरा कुछ करने का मूड नहीं था इसलिए। डीजे ने अर्थ की बात सुनकर एक्साइट होते हुए कहा ग्रेट मेरे शेर ग्रेट, तुमने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े हैकर्स नहीं कर पाए। तुम्हें इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। ये दुनिया अपने आने वाले किंग का इंतजार कर रही है शेर, ये दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा बहुत जल्दी इस दुनिया को उसका किंग मिल जाएगा। डीजे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अर्थ डीजे से बात कर ही रहा था कि तभी उसे ख्वाहिश की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो ख्वाहिश नींद में यहाँ हाथ पर चल रही थी। अर्थ अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और ख्वाहिश के पास आकर उसे थपकी देने लगा। अर्थ की थपकी देते ही ख्वाहिश फिर से सुकून सो गई। ख्वाहिश की आवाज सुनकर डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा नन्ही शहजादी उठ गई थी क्या? अर्थ ने बस हम कहा। डीजे ने दूसरी तरफ से थोड़े सीरियस लहजे में कहा अर्थ हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। आप जिस रास्ते पर चल है वहां पर आपके साथ साथ बस छोटी सी जान को भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमारा यही सुझाव होगा कि आप उसे खुद से दूर रखें। डीजे के इतना कहते ही अर्थ ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा बकवास बंद कीजिए, वह हमेशा मेरे साथ रहेगी, मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। मैं इतना पावरफुल बनेगा कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है उसे आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। मैं उसे पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करूंगा, मैं उसका प्रोटेक्टर बनूंगा। अर्थ की गुस्से भरी आवाज सुनकर डीजे समझ गए कि अर्थ किसी भी कीमत पर ख्वाहिश को खुद से दूर नहीं करेगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है, आपको जो सही लगे वह कीजिए, पर कल याद से आपको उसी जगह पर आना है जहां पर अब आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हैं कहा ठीक है, मैं कल तब वक्त पर वहां पर पहुंच जाऊंगा। आप यहाँ पर किसी फीमेल सर्वेंट को भेज दीजिए जो भरोसे के लायक हो, मेरी गैर मौजूदगी वह मेरी बेबी का ध्यान रख सके। डीजे ने कहा ठीक है, मैं कल सुबह ही किसी भरोसेमंद फीमेल सर्वेंट को भेज दूंगा, अपना ध्यान रखना। और नन्ही शहजादी का भी कहकर डीजे ने कॉल कट कर दिया। इसी तरह से आज का पूरा दिन निकल गया। 8 दोपहर के बाद एक बार भी नीचे नहीं आया था। उसने डिनर भी अपने रूम में ही मंगवाया था। ख्वाहिश भी उठकर रूम में यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रही थी। डीजे ने उसके लिए काफी सारे टॉयज भेजे थे, इसलिए ख्वाहिश खुशी से सारे टॉयज के साथ खेल रही थी। अर्थ को ये सब कुछ पसंद तो नहीं था, पर ख्वाहिश की खुशी के लिए उसने अपने रूम को काबाद खाना बनने दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 10 बजे अर्थ ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर सुबह पर बैठा हुआ था और अपने सामने खड़ी 40 साल की औरत को घूर घूर कर देख रहा था। उस औरत ने कहा सर, हमें डीजे सर ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि हमें राजकुमारी का ध्यान रखना है। कहते हुए उन्होंने प्यार से ख्वाहिश की तरफ देखा जो कि अर्थ की गोद में बैठकर अपने छोटे छोटे हाथों से कभी उसके बाल खींचती तो कभी उसके गाल। अर्थ में ख्वाहिश की तरफ देखा और प्यार से कहा प्रिंसेस देखो, मैं आपके लिए एक अच्छी वाली आंटी को बुलाया है, अब आप उनके साथ मस्ती करो, मुझे बाहर जाना है। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश बड़ी बड़ी आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। उस औरत का नाम ममता था। उन्होंने आगे जाकर ख्वाहिश को अपने गोद में लेने की कोशिश की तो ख्वाहिश ने अपने छोटे छोटे हाथों से उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा हमें नहीं आना, हम हैंडसम अर्थ की गोद में रहेंगे। कहते हुए ख्वाहिश ने अर्थ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने ख्वाहिश के बालों को ठीक करते हुए कहा बेबी, मुझे इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना है, मैं आपके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आऊंगा, आप आंटी के साथ रहो तब तक। अर्थ की बात सुनकर भी ख्वाहिश उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अर्थ ने घड़ी में टाइम देखा, उसे आधे बाद डीजे की बताई हुई जगह पर पहुंचना था। उसने प्यार से कहा ये लो चॉकलेट। कहते हुए उसने कई सारी चॉकलेट ख्वाहिश के सामने रख ली। ख्वाहिश ने चॉकलेट लेने के लिए अपना हाथ आगे की, यही था कि अर्थ ने चॉकलेट को पीछे करते हुए कहा पहले आंटी की गोद में जाओ तभी चॉकलेट मिलेगी। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा गंदे अर्थ हम बात नहीं करेंगे। कहते हुए को ममता जी की तरफ अपने हाथ बढ़ने लगी। ममता जी ने जल्दी से उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे लेकर सुबह पर बैठकर अपने हाथों से उसे चॉकलेट खिलाने लगी।
अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखकर उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, मस्ती मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ख्वाहिश ने अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर देखते हुए कहा, प्रॉमिस। अर्थ में मुस्कुराकर उसके गालों को खींचा और कहा, प्रॉमिस कहते हुए अर्थ वहां से चला गया। अर्थ के वहां से जाते ही आरती जीजों की किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए गई थी। वह बाहर आ गई। उस औरत को देखकर आरती जी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? आरती जी के सवाल पर ममता जी ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, हम बेबी का ध्यान रखने के लिए आए हैं, अर्थ सर ने हमें बुलाया है। ममता जी की बात सुनकर आरती का ध्यान ख्वाहिश पर गया, जो कि चुपचाप उसकी गोद में खेल रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, शायद सब लोग सही कह रहे हैं, इस बच्चे के आने के बाद अर्थ कुछ ज्यादा ही रूड हो गए हैं और हमारे साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, हमें इसे हमारे अर्थ से दूर करना ही होगा। सोचते हुए आरती जी वहां से चली गई। दूसरी तरफ अर्थ एक लग्जरियस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी आंखें इस वक्त बेहद डरावनी लग रही थी। 1 घंटे के बाद उसकी गाड़ी एक आलीशान से बिल्डिंग के सामने आकर रुकी, जिसे देखकर अर्थ के होठों के कौने टेढ़े हो गए। कुछ देर बाद एक बड़े से बैंक्वेट हॉल में कई सारे लोग मौजूद थे। उन्हें देखा करे ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे पावरफुल होंगे। वह सभी एक दूसरे से बात करते हुए ड्रिंक कर रहे थे। तभी उनके कानों में डीजे की आवाज पड़ी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट माफिया किंग की अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो कुछ ही देर में दुनिया पर राज करने वाला फ्यूचर किंग यहां पर पहुंचने वाला है। डीजे की अनाउंसमेंट सुनकर कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, पर किसी के हाथ में कुछ नहीं था। कट अंडरवर्ल्ड में डीजे से पावरफुल कोई भी नहीं था। डीजे दरवाजे की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे, क्योंकि उन्हें न्यूज मिल चुकी थी कि आज यहाँ पर पहुंच चुका है। डीजे के कानों में ब्लूटूथ लगे हुए थे। उन्हें ब्लूटूथ से बॉडीगार्ड की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर डीजे मुस्कुराते हुए बैंक्वेट हॉल के दरवाजे के पास आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह है हमारे फ्यूचर किंग। 10 बाउंसर के साथ एटीट्यूड के अंदर आ गया। उसके चेहरे पर इस वक्त एक ब्लैक कलर का मास्क लगा हुआ था, जिससे सिर्फ उसकी आंखें सबको नजर आ रही थी। डीजे की बात सुनते ही सभी लोग पलटकर इस डायरेक्शन में देखने लगे, जहां पर अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला फ्यूचर किंग मौजूद था। जैसे ही उन लोगों का ध्यान छोटे से अर्थ पर गया, हालांकि उसकी हाइट छोटी नहीं थी, फिर भी हर कोई बता सकता था कि उसकी उम्र 10 से 12 साल के बीच में है। सभी लोग जैसे सदमे में चले गए। वहां पर मौजूद एक डॉन ने चिल्लाते हुए कहा, माफिया किंग, ये क्या घटिया मजाक है, आप इस बच्चे को फ्यूचर किंग अनाउंस कर रहे हैं। उसने इतना कहा ही था कि वहां पर एक बुलेट की आवाज सबके कानों में पड़ी और अगले ही पल वो डॉन जमीन पर गिर गया। सबने हैरानी से देखा तो अभी अभी जो बच्चा मास्क लगाकर अंदर आया था, उसके हाथ में एक गन थी और यह निशाना उसी ने लगाया था। डीजे ने अर्थ की हरकत देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वेल डन मेरे शेर, वेल डन। इसी तरह से अपने सामने ऊंची आवाज में बात करने वालों का मुंह दबाया करो। वह क्या है ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं, पर हमें कुत्तों को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि रास्ते से हटाना है, कहते हुए डीजे में जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या किसी को कोई और ऑब्जेक्शन है? डीजे की बात सुनकर आगे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। डीजे ने सामने लगी हुई किंग की कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो मेरे शेर, वह कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कहते हैं डीजे ने अर्थ का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ किंग की कुर्सी की तरफ लेकर आ गया। अर्थ भी एटीट्यूड से डीजे के साथ चलता हुआ कुर्सी की तरफ आ रहा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई किसी रियासत का राजा और राजकुमार हो। दोनों की चाल में एक अलग ही एटीट्यूड, एक अलग ही ऑरा था, जो कि वहां पर मौजूद हर एक इंसान महसूस कर पा रहा था। कुर्सी के पास पहुंचकर डीजे ने उसे पर हाथ रखते हुए कहा, आज मैं मेरे शेर अर्थ सिंघानिया को अपना बारिश घोषित करता हूं। मेरे मरने के बाद या फिर जब मैं कुर्सी ना संभालना चाहूं, तब हर कंडीशन में इस कुर्सी पर मेरे शेर का हक होगा। मेरा शेर बनेगा फ्यूचर माफिया किंग। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 13, बैक ऑन स्टोरी। अर्थ बस किंग की कुर्सी की तरफ देख रहा था। डीजे के चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी मुस्कुराहट थी। डीजे ने पलटकर सभी डॉन और गैंगस्टर की तरफ देखते हुए कहा, मेरे शेर को बच्चा समझकर उसकी डिसरिस्पेक्ट करने के बारे में सोचना भी मत। अभी यह बच्चा क्या कर सकता है, तुम सब लोगों ने देख ही लिया है। अगर किसी और को ऑब्जेक्शन हो तो वह अभी अपने दिल और दिमाग के सवालों को हमारे सामने रख सकता है, क्योंकि उसके बाद उसे कोई सफाई नहीं दी जाएगी। डीजे की बात सुनकर सभी गैंगस्टर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक उसूल था, अगर किंग चाहे तो वह किसी को भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकता था। किसी की भी हिम्मत डीजे के खिलाफ जाने में नहीं थी, और अब इस छोटे बच्चे का चेहरा देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि अगर डीजे में से चुना है तो जरूर इस बच्चे में कुछ खास बात होगी। किसी ने भी ऑब्जेक्शन करने की या कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर डीजे के होठों के कोने टेढ़े हो गए। डीजे ने पलटकर अर्थ की तरफ देखा, जो कि अपनी गहरी काली आंखों से किंग की कुर्सी को घूर घूर कर देख रहा था।
डीजे ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये कुर्सी तुम्हारे लिए ही बनी है मेरे शेर। तुम इस दुनिया पर राज करने के लिए बने हो। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने अपना चेहरा ऊपर उठकर डीजे की तरफ देखा। उसके होठों के कोने अपने आप टेढ़े हो गए और वह एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ इस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अर्थ भले ही छोटा था पर कुर्सी पर बैठकर उसकी ऑरा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी, उसका एटीट्यूड और उसके चेहरे का वह अजीब सा तंज, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि ये बच्चा नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। डीजे ने सब की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इस कुर्सी को उसका अगला वारिस मिल चुका है। कहते हुए डीजे ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। वह सिर हिलाते हुए वहां से चले गए। कुछ देर बाद बॉडीगार्ड अपने हाथ में एक बड़ी सी थाल लेकर आए, जो कपड़े से ढकी हुई थी। एमडीजे ने तल से कपड़ा उठाया। उसके अंदर एक सुनहरे कलर का चाकू और एक अजीब सी दिखने वाली गन थी, जिसे देखकर डीजे के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने अर्थ के हाथ में वह दोनों चीज रखते हुए कहा, ये दोनों चीज देखने में जितनी नॉर्मल लगती है, असल में उतनी ही डरावनी और खतरनाक है। यह अंडरवर्ल्ड के किंग को दी जाती है और अब तुम मेरे वारिस हो। मेरे बाद ये कुर्सी तुम्हें ही संभालती है। डीजे की बात है सुनकर अर्थ ने उन दोनों चीजों की तरफ देखा और उन पर अपना हाथ घुमाने लगा। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट खत्म हो चुकी थी। डीजे अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों से अर्थ को मिला रहा था। अर्थ किसी एरोगेंट इंसान की तरह उन सबके साथ बात कर रहा था। अर्थ का एटीट्यूड, उसकी बात करने की तकनीक देखकर वह सभी लोग हैरान थे। उसकी बातें सुनकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह एक 10 या 11 साल का बच्चा है। डीजे तो अर्थ पर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे क्योंकि आज अर्थ की वजह से सभी लोगों के चेहरे पर उन्हें जलन नजर आ रही थी। सभी लोगों को यही लगता था कि डीजे की फैमिली में कोई भी नहीं है, इसलिए डीजे के बाद अंडरवर्ल्ड की कुर्सी हथियाना उन सब के लिए आसान होगा। पर आज भी देने उन सब के सामने अंडरवर्ल्ड से अगले किंग की अनाउंसमेंट कर दी थी, इसलिए कई लोग काफी ज्यादा नाराज थे। पर डीजे को किसी की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पार्टी खत्म होते होते 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था। इस वक्त अर्थ एक गैंगस्टर के साथ बात कर रहा था। डीजे भी वहीं पर खड़ा था। अर्थ बार बार अपने हाथ में लगी हुई घड़ी पर टाइम देख रहा था। उसे ख्वाहिश की चिंता हो रही थी क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसने एक बार भी ख्वाहिश के बारे में ममता जी से कुछ नहीं पूछा था। उसने खुद से कहा, तुम कैसी हो बेबी? कहते हुए अर्थ ने डीजे की तरफ देखा। अर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर डीजे ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और केंद्र में आकर सब की तरफ देखते हुए कहा, तो आज की पार्टी यहीं पर खत्म होती है। इस अनाउंसमेंट के बारे में बाहर किसी को कोई खबर नहीं मिलनी चाहिए। डीजे की इनडायरेक्ट धमकी को सभी लोग समझ गए थे। आधे घंटे के अंदर अंदर ही बैंक्वेट हॉल पूरा खाली हो चुका था। इस वक्त वहां पर कुछ गिने चुने लोग मौजूद थे। अर्थ ने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, अब अगर सारा काम हो चुका है तो मैं जाना चाहता हूँ। मुझे बेबी के पास जाना है, उसे मेरी जरूरत है। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चले जाना। कुछ देर तो अपने डीजे के साथ बात कर लो। वैसे भी कई दिनों तक अपनी शक्ल नहीं दिखते हो, बस थोड़ा सा वक्त मेरे लिए निकाल लो। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने डीजे के चेहरे की तरफ देखा। डीजे के चेहरे पर उसे एक छोटी सी मुस्कुराहट और उम्मीद नजर आ रही थी। अर्थ ने अपना सर हिलाया और डीजे के साथ बैंक्वेट हॉल से बाहर आ गया। कुछ देर बाद डीजे और अर्थ एक तालाब के किनारे पर मौजूद थे। डीजे ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? कहते हुए डीजे के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने डीजे की तरफ देखा। आज से 3 साल पहले जब वह 7 साल का बच्चा था, वह पहली बार डीजे से मिला था और अब उसकी जिंदगी में डीजे एक अहम किरदार था। अर्थ को कुछ न बोलते हुए देखकर डीजे अर्थ के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने अर्थ के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, जिंदगी जीने की उम्मीद तो दी थी पर तुम्हें देखने के बाद लगा जैसे मेरा कोई अपना मेरे पास है। कहते हुए डीजे की आंख से एक आंसू बूंद उसके गाल पर आ गई। डीजे ने आगे बढ़कर अर्थ माथे को चूम लिया। अर्थ जिस किसी का भी फिजिकली टच या किस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। डीजे के इस तरह से किस करने पर उसने बिल्कुल भी ऐतराज नहीं था। डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, आज गुस्सा नहीं आया तुम्हें? वरना किस करता हूँ ऐसे घूर कर देखते हो, जैसे आंखों से ही खून कर दोगे। डीजे की बात सुनकर अर्थ डीजे को घूरने लगा। डीजे ने हंसते हुए कहा, ऐसे मत देखो, मुझे मासूम इंसान को डर लगता है। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा। वह बस तालाब के किनारे बैठकर तालाब के शांत पानी को देखने लगा और याद करने लगा कि
कैसे 3 साल पहले उसने एक माफिया किंग को टूटी हुई हालत में देखा था। फ्लैशबैक 3 साल पहले स्कूल में रेसिंग कंपटीशन में अर्थ के जीतने पर अक्षत ने यह इल्जाम लगाया था कि अर्थ ने दौड़ते हुए उसे नीचे गिराया है, जिस वजह से वह नहीं जीत पाया और अर्थ की खुशी पर खुश होने की जगह पर उसके पेरेंट्स ने उसे डांटा था कि वह अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उस दिन अर्थ स्कूल से मेंशन वापस जाने की जगह पर ड्राइवर के साथ तालाब के किनारे आ गया था। ये तालाब उसके स्कूल से काफी पास था। वह तालाब के किनारे की तरफ आ ही रहा था कि तभी उसे एक इंसान तालाब के किनारे पर घुटनों के बाल बैठा हुआ नजर आया था। अर्थ चुपचाप उस इंसान के पीछे आकर खड़ा हो गया था। तभी उसके कान में उस इंसान की आवाज पड़ी, आखिर क्यों जिंदा हूं मैं? कोई भी तो नहीं है मेरी लाइफ में। इतना पावर है, इतना पैसा है, पर परिवार के नाम पर कोई नहीं है। हमेशा सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं, पर आज पता चल रहा है कि मैं तो दुनिया का सबसे कमजोर इंसान हूं। कहते हुए वह इंसान फूट फूट कर रोने लगा। अर्थ चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। आज कई दिनों बाद उसकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि बाकी पेरेंट्स की तरह वह भी चाहता था कि उसके जीतने पर उसके पेरेंट्स उसे अपने गले से लगाए, उसे शाबाशी दे। पर उसके पेरेंट्स ने तो उस पर इल्जाम लगाया था कि उसने जीतने के लिए अपने खुद के भाई को हराया था। मासूम 7 साल के अर्थ का दिल बुरी तरह से टूट गया था। बचपन से ही उसके भाई में और उसमें फर्क किया जाता था, क्योंकि वह बचपन से जिद्दी था और उसका भाई अपनी मीठी मीठी बातों में अपने घर वालों को लपेटकर उन सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करता था। अर्थ को आज अपने भाई से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। वह अभी भी चुपचाप खड़ा होकर उसे आदमी की बातें सुन रहा था। तभी वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। उसने तालाब की तरफ देखते हुए कहा, शायद मुझे अपनी इस बेफिजूल की जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मेरे जीने और मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। कहते हुए वह आदमी तालाब में कूदने ही वाला था कि पीछे से छोटे से अर्थ ने कहा, अगर आपके मरने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर खुद के लिए जियो ना, दूसरों के लिए क्यों जी रहे हो? इस प्यारी सी आवाज को सुनकर वह आदमी कूदने की जगह पर रुक गया। उसने हैरानी से पीछे पलटकर देखा तो पीछे एक 3 फीट का छोटा सा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह आदमी कोई और नहीं, दिग्विजय जिंदल यानी कि डीजे था। डीजे हैरानी से अपने सामने खड़े अर्थ को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? अर्थ ने डीजे के पास आकर अपना चेहरा ऊपर करते हुए कहा, नीचे झुको। डीजे ने उसे घूरते हुए कहा, मैं क्यों नीचे झुकूंगा? अर्थ ने डीजे को घूरते हुए कहा, जितना कहा है उतना करो। इतने छोटे से बच्चे की एरोगेंट आवाज सुनकर डीजे उसे घूरने लगा। डीजे अंडरवर्ल्ड का किंग था और उसके सामने ये पिद्दी 3 फीट का बच्चा इस आवाज में बात कर रहा था। डीजे ने कॉलर से अर्थ को पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, पिद्दी से बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम अंडरवर्ल्ड के किंग के सामने ऊंची आवाज में बात करो। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने डरने की जगह पर उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए कहा, अगर अंडरवर्ल्ड के किंग हो तो क्या कमी है आपकी लाइफ में, जो मरने के लिए यहाँ पर आए हो? अर्थ की बात सुनकर डीजे चुप हो गया। डीजे के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। डीजे ने अर्थ को नीचे उतारते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ बच्चे, मुझे फालतू में डिस्टर्ब मत करो। अर्थ ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर डीजे को घूरते हुए कहा, क्यों शर्म आ रही है मेरे सामने बात करने में? अगर मरना चाहते तो मेरे सामने मर जाओ। मैं देखूंगा कि लोगों को मरते हुए देखने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। अर्थ की बात सुनकर डीजे की आंखें छोटी हो गई। उसने अर्थ को घूरते हुए कहा, तुम तो एक नंबर के बदमाश बच्चे हो। तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है? अर्थ ने डीजे की बात पर उसे एरोगेंट तरीके से देखते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर मरने के लिए आए हैं और मैं सुकून तलाश करने के लिए। मुझे मेरा सुकून मिल जाएगा और आपको आपका सुकून चाहिए। वैसे तालाब ज्यादा गहरा नहीं है, का मरने के चांस काफी कम है। अगर आपको मरना ही है तो आप किसी ब्रिज से नीचे कूद जाए, जल्दी मर जाओगे। अर्थ की बातें सुनकर अब डीजे को गुस्सा आ रहा था। उसे लगा था कि ये बच्चा कहेगा कि अंकल ऐसा मत करो, अंकल प्लीज मत मरो, पर ये लड़का तो डीजे को मरने के लिए मोटिवेट कर रहा था। डीजे ने अर्थ के पास आकर उसे अपने पास खींचकर घूरते हुए कहा, शैतान बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो। अर्थ ने डीजे की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरकर बेहद सर्द आवाज में कहा, अर्थ सिंघनिया नाम है मेरा, और आपका क्या नाम है? डरपोक अंकल। अर्थ के मुंह से खुद के लिए डरपोक सुनकर डीजे ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, डरपोक नहीं हूं मैं और मेरा नाम डीजे है।
अर्थ ने डीजे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं कहा, बजाने वाला डीजे, कहते हुए अर्थ टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराने लगा। इस छोटे से बच्चे की बातें सुनकर अब डीजे को गुस्सा आ रहा था। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 14। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। डीजे ने अर्थ को कंधों से पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, बच्चे तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी यहाँ तालाब में फेंक सकता हूँ। तुम कहाँ गए हो ये तुम्हारे घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। डीजे की बात सुनकर अर्थ के होठों की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई और उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आ गए जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो। डीजे ने भी अर्थ की आंखों के बदलते रंग को देख लिया था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि छोटे से बच्चे को उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो अचानक से इसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। डीजे ने अर्थ की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, तभी अर्थ ने गुस्से से डीजे की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, अगर आप मुझे यहाँ पर फेंक कर मार भी डालेंगे तो भी मेरे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए तो मैं रहूं या ना रहूं एक ही बात है। फैमिली होकर भी अनाथ हूं मैं। समझ आया? इसलिए ऐसी धमकियां देना बंद कीजिए क्योंकि मैं ऐसे धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। कहते हुए अर्थ ने डीजे को खुद से दूर किया और तालाब की तरफ देखने लगा। वही अर्थ की बात सुनकर डीजे हैरानी से अर्थ की तरफ देख रहा था। इस 7 साल के छोटे से बच्चे की आंखों में उसने वही दर्द देखा था जो उसकी आंखों में था। उसके पास तो परिवार के नाम पर कोई नहीं था। सालों पहले ही उसका पूरा परिवार उसे दूर हो चुका था और अब उसके पास सिर्फ पैसा पावर था पर अपना कहने के लिए कोई भी नहीं। डीजे ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतनी सी उम्र में? डीजे की बात पर अर्थ ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, दर्द और तकलीफ उम्र देखकर नहीं मिलती। वैसे भी अब मुझे इस दर्द और तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आदत हो गई है इन सब की। आपकी लाइफ में क्या तकलीफ है जो यहाँ पर मरने के लिए आए थे? शक्ल से तो अच्छे ही लगते हो। अगर दूसरा कोई आपके पास नहीं है तो खुद के लिए जियो। वैसे भी दुनिया में हम अपने लिए आए हैं तो अपने लिए ही जीना चाहिए। अर्थ की बात सुनकर डीजे के चेहरे पर एक दर्द नजर आने लगा। डीजे ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास अपना कहने के लिए कोई नहीं है। ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना पत्नी, ना बच्चे, कोई नहीं। मैं पैसों के पीछे भागता रहा पर अब लग रहा है जिंदगी तो काफी पीछे छूट चुकी है। मैं अकेला भाग रहा था। सच में जिंदगी में कोई अपना ना हो तो जिंदगी बेरंग सी लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे जीने से बेहतर मरना होगा। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने पलटकर डीजे की तरफ देखा। डीजे के चेहरे पर इस वक्त दर्द और तकलीफ नजर आ रही थी। उसने डीजे के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अगर आपको अपना परिवार चाहिए तो आप मुझे अपना परिवार मान सकते हैं। डीजे जो कि चुपचाप तालाब को देख रहे थे, अर्थ की बात सुनकर हैरानी से अर्थ की तरफ देखने लगे। छोटा सा अर्थ इस वक्त काफी ज्यादा दर्द में लग रहा था। डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे सच में तुम मेरे कोई अपने हो। कहते हुए डीजे ने आगे बढ़कर छोटे से अर्थ को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी गोद में उठा लिया। अर्थ ने डीजे के सीने पर मारते हुए कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे नीचे उतारो। अर्थ की बात को इग्नोर करके डीजे ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा। आज से तुम ही मेरी फैमिली हो, तुम ही मेरा परिवार और तुम ही मेरी जिंदगी हो। कहते हुए डीजे ने अर्थ के पूरे चेहरे को चूम लिया। अर्थ ने गुस्से से डीजे को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था पर उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। घर पर जब भी आरती जी या अर्जुन उसके पास आने की कोशिश करता उसे याद आता कि कैसे हमेशा उसके पेरेंट्स अक्षत की वजह से उसे इग्नोर करते तो वह उन्हें खुद के करीब कभी भी नहीं आने देता पर आज डीजे के साथ उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। फ्लैशबैक एंड अपनी और डीजे की पहली मुलाकात को याद करके अर्थ के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। डीजे ने उसके पास आकर हंसते हुए कहा, तुम कितने क्यूट दिखते थे। वो तो तुम अभी भी हो पर पहले से ज्यादा खड़ूस हो चुके हो। चलो काफी देर हो चुकी है, नन्ही शहजादी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी मेरे शेर। अर्थ को भी ख्वाहिश की याद आ रही थी। अर्थ जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और दौड़ता हुआ कार की तरफ भागने लगा। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर डीजे ने हंसते हुए कहा, लगता है इसने अभी से मेरी बहुरानी ढूंढ ली। कहते हुए डीजे भी मुस्कुराते हुए अपनी कार में बैठकर अपने मेंशन के लिए निकल गए। शाम के 6 बजे अर्थ की कार सिंघानिया मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। कार का दरवाजा खोलकर अर्थ दौड़ता हुआ मेंशन के अंदर आ गया।
लिविंग रूम में उसे अनु, धानी और धैर्य खेलते हुए नजर आए। उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और दौड़ता हुआ ऊपर अपने रूम में चला गया। रूम में आकर उसने चारों तरफ देखा तो वहां पर ख्वाहिश और ममता जी दोनों में से कोई भी नहीं था। अर्थ में गुस्से से कहा, ये दोनों कहाँ हैं? कहते हुए वह वापस रूम से बाहर आकर कॉरिडोर में ख्वाहिश को ढूंढने लगा। उसे सबसे पहले अपनी बेबी को देखना था। दिन भर उसे दूर रहने के बाद अब अर्थ को उसकी बहुत याद आ रही थी। अर्श ने सीढ़ियों से नीचे आकर आसपास देखते हुए खुद से कहा, मेरी बेबी चली कहाँ गई? अर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर धैर्य, जो कि धानी के साथ खेल रहा था, उसने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, भाई क्या आप उस एंजल की बात कर रहे हो जिसकी ब्लू आइज हैं? धैर्य की आवाज सुनकर अर्थ ने उसे घूरकर उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए तो धैर्य बेचारा डर गया, पर अगले ही पल उसने हिम्मत करते हुए कहा, वह जो आंटी अपने बुलाई है। वह आंटी एंजल को लेकर गार्डन में खेल रही थी क्योंकि एंजल बहुत ज्यादा रो रही थी। धैर्य की बात सुनते ही अर्थ की आंखें गहरी हो गई। उसने खुद से कहा, मेरी बेबी रो रही थी। कहते हुए अर्थ दौड़ता हुआ गार्डन की तरफ चला गया। वहीं धैर्य के बगल में खड़ी धानी ने गुस्से से कहा, भाई आपने उस गंदी बच्ची के बारे में अर्थ भाई को क्यों बताया? वह बहुत बुरी है। भाई उससे प्यार क्यों करते हैं? वह तो गंदी बच्ची है ना। मॉम कह रही थी कि हमें उससे दूर रहना है। धानी की बात सुनकर धैर्य ने उसे घूरते हुए कहा, वह तो कितनी प्यारी है। तुमसे किसने कहा वह गंदी है? वह बिल्कुल भी गंदी नहीं है। वह तो बिल्कुल एंजल की तरह दिखती है। धैर्य और धानी लड़ाई कर रहे थे। तभी अनु ने धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, भाई धानी सच कह रही है। वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे भाई हमसे प्यार नहीं करते पर उससे प्यार करते हैं। कहते हुए अनु के चेहरे पर उदासी झलकने लगी। अनु के साथ साथ धानी के चेहरे पर भी उदासी थी। धैर्य अपने दोनों बहनों की तकलीफ को समझता था क्योंकि वह दोनों हमेशा से अर्थ के साथ खेलना चाहती थी, पर अर्थ कभी भी उन्हें खुद के करीब नहीं आने देता था। इसके पीछे क्या वजह थी, ये तो धैर्य भी नहीं जानता था, पर उसे जहां तक याद था बचपन में अर्थ उसकी दोनों बहनों से बहुत प्यार करता था। फिर अचानक से उसने उन सब से दूर रहना शुरू कर दिया। अर्थ दौड़ता हुआ गार्डन में आ गया। उसने आसपास देखा, उसे कहीं भी ख्वाहिश नजर आई। वह गुस्से से अपने बाल खींचने लगा। वह ख्वाहिश को यहाँ से वहां ढूंढ रहा था। तभी उसे गार्डन के दूसरे कोने से ख्वाहिश के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके रोने की आवाज सुनकर अर्थ दौड़ता हुआ उस डायरेक्शन में भागता हुआ पहुंचा जहां से उसे रोने की आवाज आ रही थी। वहां जाकर उसने देखा तो नहीं, ख्वाहिश अपने हाथ में पड़े हुए सभी टॉयज को यहाँ से वहां फेंककर जोर जोर से रो रही थी और ममता जी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, पर ख्वाहिशें उन्हें अपने पास नहीं आने दे रही थी। कभी उनके हाथों पर बाइट कर रही थी तो कभी उनकी गर्दन पर फिर भी ममता जी उसे पर गुस्सा नहीं कर रही थी, बल्कि उसे प्यार से संभालने की कोशिश कर रही थी। अर्थ ने जब ख्वाहिश को इस तरह से रोते हुए देखा, उसे अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा। नन्ही सी ख्वाहिश की आंखों से आंसू की बूंदें टपक रही थी। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ जाकर प्यार भरी आवाज में कहा, बेबी। अर्थ की आवाज सुनते ही नन्ही सी ख्वाहिश ने रोना बंद कर दिया और पलट कर देखा तो अर्थ उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। अर्थ को देखते ही उसकी नीली नीली आंखों में चमक नजर आने लगी। वह अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए अर्थ की तरफ आने लगी। वह अर्थ के करीब पहुंचने ही वाली थी कि वह घुटनों के बाल नीचे गिर गई। ख्वाहिश को गिरते हुए देखकर अर्थ दौड़ता हुआ ख्वाहिश के पास आ गया। उसने झटके से ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाकर सीने से लगाते हुए कहा, आप क्यों रो रही हो? आप ठीक तो हो ना? नीचे गिरने की वजह से ख्वाहिश को चोट तो नहीं लगी थी, पर अर्थ को अपने करीब देखकर वह और जोर जोर से रोने लगी। ख्वाहिश को इस तरह से रोते हुए देखकर अर्थ गुस्से से ममता जी को घूरने लगा। अर्थ की डरावनी नजर देखकर ही ममता जी की तो हालत खराब हो चुकी थी। अर्थ ने ख्वाहिश को प्यार से सहलाते हुए कहा, क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? आपको क्या चाहिए? ख्वाहिश ने रोते हुए कहा, आप गंदे हो। आप मुझे छोड़कर चले गए। मम्मा दादी की तरह मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ प्यार से उसके छोटे से चेहरे को देखने लगा। उसने ख्वाहिश के दोनों गालों को चूमते हुए कहा, मैं तो आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाने के लिए गया था। अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे तो फिर मैं वह गिफ्ट किसी और को दे दूंगा। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अर्थ को मारते हुए कहा, नहीं, वह गिफ्ट ख्वाहिश के हैं, उसे ही चाहिए। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने प्यार से कहा, तो रोना बंद करो। मैं गुड गर्ल को ही गिफ्ट दूंगा और जो रोती है वह गुड गर्ल नहीं होती। पहले आपको गुड गर्ल बनना होगा।
तभी आपको गिफ्ट मिलेंगे। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने आंसू साफ करने लगी और अर्थ ने उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा, मेरा समझदार बच्चा, चलो मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, चॉकलेट देता हूँ। क्या आपने लंच किया? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश टुकुर टुकुर से घूरने लगी और अर्थ पलटकर ममता जी की तरफ देखकर सर्द आवाज में कहा, क्या मेरी बेबी ने दोपहर को लंच किया था? अर्थ की डरावनी आवाज सुनकर बेचारी ममता जी ने घबराई हुई आवाज में कहा, जी सर, मैंने उनको जबरदस्ती खिला दिया था पर उन्होंने काफी कम खाया। ममता जी की बात सुनकर अर्थ उन्हें घूरता हुआ ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर मेंशन के अंदर चला गया। ममता जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डीजे सर ने सही कहा था, ये भले ही दिखने में छोटे हैं पर कितने खतरनाक है। कहते हुए ममता जी भी गहरी सांस लेकर अर्थ और ख्वाहिश के पीछे पीछे अंदर आ गई। अर्थ ख्वाहिश को लेकर मेंशन के अंदर आ ही रहा था कि तभी धानी और अनु, जो कि छुपाना छुपी खेल रही थी, दौड़ते हुए दरवाजे से बाहर भागने लगी। उनका ध्यान सामने से आ रहे अर्थ पर नहीं था, जिस वजह से उनके अर्थ से काफी जोरदार टक्कर हो गई। अर्थ ने ख्वाहिश को मजबूती से पड़ा हुआ था, वरना ख्वाहिश पक्का उसकी गोद से नीचे गिर जाती। अर्थ ने ख्वाहिश को तो संभाल लिया पर धानी जोर से फ्लो पर गिर गई। नीचे गिरते ही वह जोर जोर से रोने लगी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर अर्थ की तरफ देखा जो उसे गुस्से से घर रहा था। धानी ने रोते हुए कहा, भाई ने मुझे नीचे गिरा दिया, इस गंदी बच्ची की वजह से। धनी की बात सुनकर अनु ने उसे उठाते हुए कहा, गलती हमारी थी, चलो। अनु बात सुनकर धानी उठकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से से ख्वाहिश को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम बहुत बुरी बच्ची हो, तुम बहुत बुरी हो। कहते हुए धानी वहां से भाग गई और अर्थ गुस्से से घूरकर धानी और अनु की तरफ देखा और ख्वाहिश की तरफ देखने लगा, जो कि डरी हुई नजरों से आसपास देख रही थी। धानी के चिल्लाने की वजह से वह सच में डर गई थी। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 15। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अर्थ ने गुस्से से घूरकर धानी और अनु की तरफ देखा। दोनों ने अर्थ की आंखों देखकर चुपचाप वहां से भाग गई। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखकर उसके छोटे से चेहरे को अपने सीने में छुपाते हुए कहा, बच्चे क्या हुआ? ख्वाहिश ने डरी हुई आवाज में कहा, ख्वाहिश गंदी बच्ची नहीं है, ख्वाहिश गुड गर्ल है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम गुड गर्ल हो। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। धैर्य ने जोर से कहा, तुम एंजल हो। धैर्य की आवाज सुनकर ख्वाहिश ने पलट कर देखा तो धैर्य बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। धैर्य को देखकर ख्वाहिश अर्थ की गोद से उतरकर उसकी तरफ जाने की कोशिश करने लगी। अर्थ ने जैसे ही ये देखा उसकी पकड़ ख्वाहिश पर मजबूत हो गई। उसने गुस्से से कहा, बेबी आप उसके पास नहीं जाओगी। ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ख्वाहिश को खेलना है। धैर्य भी अर्थ के पास आ गया। उसने हिम्मत करते हुए कहा, भाई आप एंजल को मेरे साथ खेलने दो ना, ये कितनी प्यारी है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। मैं सच में अनु और धानी की तरह उससे नफरत नहीं करता हूँ, मुझे ये सच में पसंद है। ये बिल्कुल एंजल की तरह दिखती है, कितनी क्यूट है इसकी यह नीली आंखें, प्लीज भाई। धैर्य की बात सुनकर अर्थ ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, मेरी बेबी से दूर रहो। कहते हुए अर्थ ख्वाहिश को मजबूती से अपनी गोद में उठाकर वहां से ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। ख्वाहिश ने रास्ते में ही रोना शुरू कर दिया। अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम और राई तो मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनते ही ख्वाहिश का रोना बंद हो गया। आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे पर वह अपने मुंह पर उंगली रखकर खड़ी थी। अर्थ ने ख्वाहिश को रूम ले जाकर उसे बेड पर बिठाकर उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, ख्वाहिश मेरा बच्चा मेरी तरफ देखो। ख्वाहिश ने अपना चेहरा नीचे करते हुए कहा, ख्वाहिश गुस्सा है? अर्थ से गुस्सा है? ख्वाहिश की तोतली आवाज सुनकर अर्थ ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, अच्छा तो आप मुझसे गुस्सा हो तो फिर मैं आपका गिफ्ट किसी और को दे दूं। आपके चॉकलेट भी उसी बच्चे को दे देता हूँ जिसके साथ आप खेलना चाहती थी। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने फिर से रोना शुरू कर दिया। अर्थ ने उसे जल्दी से अपने सीने से लगाते हुए कहा, तो फिर रोना बंद करो, मैं आपको ही आपके सारे टॉयज दूंगा और सारे चॉकलेट दूंगा। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश खुश हो गई। अर्थ ने उसके कपड़ों की तरफ देखा। मिट्टी में खेलने की वजह से ख्वाहिश के कपड़े गंदे हो चुके थे। अर्थ पहले उसे लेकर बाथरूम में चला गया। उसने अच्छे से ख्वाहिश को क्लीन किया और उसे एक तौलिए में लपेटकर रूम में आ गया। ख्वाहिश ने बाथरूम में अर्थ को भी गीला कर दिया था।
अर्थ ने बाहर आकर क्लोजेट से ख्वाहिश की एक छोटी सी फ्रॉक लाकर उसे पहना दी और उसके छोटे छोटे बालों की 2 चोटियां बना दी। ख्वाहिश इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। अर्थ ने उसके हाथ में चॉकलेट देते हुए कहा, आप यहीं पर बैठकर खेलो, मैं अभी आता हूँ, कहते हुए अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। वहीं ख्वाहिश अपने टॉयज के साथ पूरे रूम में यहाँ से वहाँ उछल कूद करने लगी। कुछ देर में अर्थ कपड़े चेंज करके बाहर आ गया। उसका ध्यान छोटी सी शैतान पर गया, जो कि इस वक्त रूम के एक टेबल के सामने खड़ी होकर टेबल को हाथों से बजा रही थी। अर्थ ने ख्वाहिश के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, आपके हाथों में चोट लग जाएगी, दिखाओ मुझे, कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश के नन्हे नन्हे हाथों की तरफ देखा, जो कि टेबल पर पटकने की वजह से रेड हो गए थे। उसने उसकी हथेलियां को चूमते हुए कहा, शैतान बच्चा, आपको चोट लग जाएगी। ख्वाहिश ने तोतली आवाज में कहा, हमें खेलना है, टेबल बजाना है, कहते हुए वह खिलखिलाकर हंसने लगी। ख्वाहिश की बातें सुनकर अर्थ के होठों पर भी प्यारी सी स्माइल आ गई। अर्थ ख्वाहिश को लेकर अपनी गोद में फ्लो पर बैठ गया और अपने हाथों से टेबल को बजाने लगा। ख्वाहिश अपने नन्हे नन्हे हाथों से तालियां बजाते हुए अर्थ के गाल पर किस कर रही थी। अर्थ बस मुस्कुराते हुए उसकी बचकानी हरकतों को देख रहा था। उसे ख्वाहिश के साथ बच्चा बन के मस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसने तो अपना बचपन जिया ही नहीं था। दूसरी तरफ अक्षत के रूम में धानी अक्षत की गोद में बैठकर रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, अक्षत भाई वह बहुत बुरी है, उसने अर्थ भाई को हमसे छीन लिया। अर्थ भाई हमसे प्यार नहीं करते, पर वह उसके साथ कितने अच्छे से रहते हैं। वह उसके लिए चॉकलेट भी लाते हैं और गिफ्ट भी लाते हैं। वह बहुत बुरी है अक्षत भाई। धानी की बात सुनकर अक्षत ने प्यार से उसे चुप करते हुए कहा, चुप हो जाओ, उसे तो मैं हमारे घर से निकाल कर ही रहूंगा। अक्षत की बात सुनकर अनु ने डरते हुए कहा, पर आप क्या करोगे भाई? अर्थ भाई तो उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करते। मुझे भी वह नहीं पसंद। ये हमारा घर है और वह हमारे घर में क्यों रह रही है? अनु और धानी की बात सुनकर अक्षत ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं। तुम दोनों रिलैक्स हो जाओ। अब तुम्हारा भाई देख लेगा कि उस छोटी सी चिड़िया के साथ क्या करना है। सबसे पहले तुम रोना बंद करो। धानी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, भाई आप सच में उसे हमारे घर से निकाल दोगे ना? अक्षत ने धानी के आंसू साफ करके प्यार से उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं उसे सच में हमारे घर से निकाल दूंगा। वह तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी धैर्य अंदर आ गया। अक्षत की बात सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने अक्षत की तरफ देखते हुए कहा, पर भाई उसने क्या बिगाड़ा है? कितनी प्यारी और छोटी सी तो है वह, उसे रहने दो ना हमारे घर में। धैर्य की बात सुनकर अक्षत ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, धैर्य वह तुम्हें कहाँ से प्यारी नजर आती है? तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम्हारा भाई जो तुम्हें, मुझे, अनु और धानी को अपने करीब भी नहीं आने देता, वह कैसे उसे 2 कौड़ी की अनाथ लड़की को अपने सीने से लगाकर घूमता है? सोचो कि अभी से वह उसके साथ इतने प्यार से बर्ताव करता है, जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह क्या करेगा? अक्षत की बात है सुनकर धैर्य ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, पर भाई वो सच में बहुत क्यूट है, प्लीज उसके साथ कुछ मत करो। धैर्य की बात सुनकर धानी ने गुस्से से कहा, अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। धैर्य भाई, कहते हुए धानी उठकर खड़ी हो गई। धानी की बात सुनकर धैर्य के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी और अनु ने भी धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी, आप उसी के साथ खेलना फिर, कहते हुए अनु भी धानी के साथ जाकर खड़ी हो गई। अक्षत ने धैर्य को घूरते हुए कहा, देखो हमारी बहनें हमसे नाराज हो गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या तुम्हारे लिए हमारी दोनों बहनों से ज्यादा जरूरी वह अनाथ लड़की है, वह जिसने अर्थ को हमसे छीन लिया है? अक्षत की बात सुनकर धैर्य ने कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहता था कि ख्वाहिश इस घर से जाए। उसे उसकी वह नीली आंखें बहुत प्यारी लगती थी, साथ ही उसकी वह क्यूट सी मुस्कुराहट पर अब जब उसकी दोनों बहनें उसे गुस्सा हो गई थी तो उसने आगे कुछ भी ना कहना ही बेहतर समझा। धैर्य को अब भी चुप देखकर अक्षत के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन सोच लिया था कि उसे क्या करना है। अर्थ के रूम में ख्वाहिश के साथ मस्ती करते हुए अर्थ को काफी वक्त हो चुका था। उसने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, बच्चा अब आप अकेले खेलो, मुझे थोड़ा काम है, बाहर मत जाना, कहते हुए अर्थ जाकर लैपटॉप के पास बैठ गया। वही ख्वाहिश यहाँ से वहां उछल कूद करने लगी। अर्थ ने अपने रूम में उसके खेलने के लिए काफी स्पेस बना दिया था।
जो फालतू सामान था उसने सारा बाहर निकलवा दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ख्वाहिश को खेलते खेलते चोट लग जाए। ख्वाहिश भी आराम से पूरे रूम में यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रही थी। आखिर में जब वह थक गई तो रूम में रखे हुए कारपेट पर वह पेट के बल लेट गई और अजीब अजीब सी आवाज करने लगी। अर्थ ने पलट कर देखा, वह समझ गया कि ये शैतान लड़की उसे अपनी गोद में उठाने के लिए बुला रही है। अर्थ ने जल्दी से उसके पास जाकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्या हुआ? ख्वाहिश ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें लपेटी और उसे टुकुर टुकुर देखते लगी। अर्थ ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, बदमाश, कहते हुए अर्थ उसे अपनी गोद में लेकर लैपटॉप के सामने बैठ गया। अर्थ कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चल रहा था और ख्वाहिश सब कुछ ध्यान से देख रही थी। वह अर्थ को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद अर्थ ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त रात के 8 बजे बज चुके थे। ख्वाहिश के डिनर का टाइम हो चुका था। उसने मोबाइल उठाकर सर्वेंट को कॉल करके ऊपर डिनर भेजने के लिए कह दिया और लैपटॉप बंद करके ख्वाहिश को लेकर बेड पर बैठ गया। कुछ देर बाद सर्वेंट डिनर लेकर रूम में आ चुका था। अर्थ हमेशा की तरह ख्वाहिश को डिनर खिलाया और खुद भी डिनर करके ख्वाहिश को लेकर बालकनी में घूमने लगा। ख्वाहिश अपने नन्हे नन्हे कदमों से पूरी बालकनी में यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रही थी और अर्थ मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसकी पूरी दुनिया ही ख्वाहिश के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। पहले तो वह डिनर और ब्रेकफास्ट के वक्त अपने परिवार के साथ नीचे थोड़ी देर के लिए ही सही टाइम स्पेंड कर लेता था, पर ख्वाहिश के आने के बाद से उसने उन लोगों को पूरी तरह से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए अब पूरे सिंघानिया परिवार ख्वाहिश से और भी ज्यादा चिढ़ा हुआ था। काफी देर तक बालकनी में उछल कूद करने के बाद ख्वाहिश अर्थ के पैरों से आकर लिपट गई। अर्थ ने नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठाया और उसे अपने सीने पर लिटाकर उसे थपकी देते हुए बालकनी में चक्कर लगाने लगा। कुछ ही देर में ख्वाहिश इसी तरह से उसके सीने पर अपना कर रखकर सो गई। अर्थ ने उसके गालों को चूमा और उसे लेकर बेड पर आ गया। कुछ ही देर में दोनों की आंख लग चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्थ ख्वाहिश को नहलाकर बाथरूम से बाहर आ चुका था। उसने ख्वाहिश को बेड कर बिठाते हुए कहा, आप यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ, कहते हुए और खुद नहाने के लिए चला गया। ख्वाहिश अपने नन्हे नन्हे कदमों से बेड से उतरकर रूम में उछल कूद करने लगी। तभी किसी ने रूम का दरवाजा खोला। ख्वाहिश जो कि रूम में उछल कूद कर रही थी, दरवाजे की आवाज सुनकर उसने देखा तो सामने अर्थ के जैसा दिखने वाला लड़का देखकर वह उसके पास आकर मुस्कुराने लगी। सामने कोई और नहीं, अक्षत था। अक्षत ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें चॉकलेट चाहिए बच्चे? कहते हुए अक्षत ने चॉकलेट सामने कर दिया। चॉकलेट को देखकर ख्वाहिश ने खुशी से उसके हाथ से चॉकलेट ले लिया। अक्षत ने उसे जल्दी से अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अगर और चॉकलेट चाहिए तो मेरे साथ चलो। ख्वाहिश, जिसे चॉकलेट बहुत पसंद है, वह खुशी से अक्षत की बात मान गई और चॉकलेट खाते हुए उसके साथ आने लगी। अक्षत उसे लेकर अर्थ के रूम से बाहर आ गया। उसने अर्थ के रूम की तरफ देखते हुए कहा, अब देखता हूँ कि कैसे तुम्हें तुम्हारी बेबी मिलती है। कहते हुए अक्षत ख्वाहिश को उसी तरह से अपनी गोद में लेकर इस फ्लो के कॉरिडोर के रूम की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। ख्वाहिश अभी भी मजे से चॉकलेट खा रही थी। अक्षत ख्वाहिश को लेकर कॉरिडोर के लास्ट में बने रूम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, बच्चे, इस दरवाजे के अंदर बहुत सारी चॉकलेट रखी हुई है। टेस्टी टेस्टी चॉकलेट्स, अंदर जाओ। अक्षत की बात सुनकर ख्वाहिश ने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा और खुशी से उछलते हुए कहा, सच में? अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में बहुत सारी चॉकलेट है, जल्दी जाओ। ख्वाहिश अपने नन्हे नन्हे कदमों से चॉकलेट खाते हुए अंदर चली गई। अक्षत ने जैसे ही ये देखा उसने जल्दी से बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और लॉक लगाते हुए कहा, अब देखता हूँ कि तुम्हारा प्यारा अर्थ तुम्हें कैसे ढूंढता है। कहते हुए उसके चेहरे पर शैतान स्माइल आ गई। आज के लिए बस इतना ही।